हेलो फ्रेंड्स, सैयद EH क्लासेस में आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कफ के बारे में। इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कफ, देखिए कफ ये जो है लैटिन वर्ड में टसिस कहा जाता है इसको। ठीक है, आम भाषा में इसको खांसी कहा जाता है। कफ को ये क्या है, ये एक अचानक और बार बार आने वाली ऐसी रिफ्लेक्स है। यानी ये जिस्म में हमारे जो लंग्स है, वो लंग्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो नॉर्मल होती हैं, जैसा कि म्यूकस है, एयर है, ठीक है, और दूसरे बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, और इम्यून सिस्टम हमारा जो लंग्स में होता है वो एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स वाला होता है। ठीक है, ताकि कोई भी हमारे लंग्स में कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, क्योंकि लंग्स में हमेशा क्या होना चाहिए, जो सेल्स होते हैं, लंग्स के सेल्स होते हैं, वो हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, ताकि आसानी के साथ एयर हमारे ब्लड तक पहुंचे, ऑक्सीजन, और आसानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इन एयर के चेंजेस में, एयर के आने जाने में रुकावट बनता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम फौरन रिस्पॉन्स हो जाता है, ताकि उस आड़ आने वाली चीज को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो ऐसे ही इसी चीज को बोलेंगे रिफ्लेक्स। इसी चीज को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स बोलेंगे, ताकि हमारे लंग्स में जो भी आड़ आने वाली चीज हो, चाहे वो खुद का म्यूकस क्यों ना हो, खुद का बलगम क्यों ना हो, सीक्रेशन क्यों ना हो, अगर वो बढ़ जाता है तो हमारा बॉडी सिस्टम क्या करता है, रिफ्लेक्स यानी इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, और साथों साथ अगर कोई बाहर से आने आई वाली चीज हो, उसको भी निकालने की कोशिश करता है। और साथों साथ माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई पैथोजन हो, बाहर से आई हुई चीज हो, उसको निकालने की कोशिश करता है। तो इन इस निकालने की कोशिश में जो भी हमारी बॉडी जो फिजियोलॉजी करती है, उसी को हम कहेंगे कफ। ठीक है, लंग से निकाल फेंकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा डायग्राम में आपको, उसमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी बात। देखिए, देखिए ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये देखिए हमारा नेसल कैविटी है पूरा, ये है ट्रेकिया। ठीक है, ये है लंग्स। ठीक है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है लंग्स। तो देखिए, अगर कोई इरिटेटेंट कोई भी चीज यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे समझिए, या फिर यहाँ पे है, तो हमारा बॉडी, आगे मैं बताऊंगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि देखिए भाई, यहाँ पे कोई चीज़ आई है, इसको हमारे बॉडी की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, वहाँ से इन चीज़ों को निकालने के लिए रिफ्लेक्स फिजियोलॉजी करता है, ताकि ये चीज़ यहाँ से लंग से बाहर निकल जाए। तो फोर्सफुल्ली इसमें हमारा जो डायफ्राग्राम है, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राग्राम होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फोर्सफुल्ली, और फोर्सफुल्ली इस चीज को निकालने के लिए बाहर ट्राई करते हैं। तो यही चीज को हम कहेंगे कफ, क्योंकि यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है जहां से हम बात करते हैं। देखिए एपिग्लॉटिस, ठीक है, क्योंकि ये फोर्सफुल्ली जाते हैं, तो इस वजह से ये आवाज आती है कफ की। ठीक है, आइए अब हम डायग्राम से समझेंगे आगे वाले। तो इस डायग्राम में देखिए हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क है किस तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर
कोई ऐसा सब्सटेंस हमारे एयरवे में आ गया है, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ सैनिक होते हैं जो नजर रखते हैं कोई चीज बाहर से आई हुई है क्या, ठीक है। वो क्या करते हैं, अगर कोई चीज आ गई तो ये फौरन क्या करते हैं, सेंसरी नर्व के थ्रू, ठीक है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में इंडिकेट करते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, उसको देखता है, परखता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, मोटार नर्व्स के जरिए से हमारे जो नर्व मजल्स है, रेस्पिरेटरी मजल्स, उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमें कफ होता है। तो ये पूरा क्या है, फिजियोलॉजी है, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी है, सॉरी, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अगर यही बार बार रेगुलरली रिपीटेडली पैदा हो रहा है तो यही चीज को हम कहेंगे एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। यहाँ पे कोई पैथोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्स बहुत बार हो रहा है, कफ रिफ्लेक्स, ठीक है। तो आइए टाइप्स की तरफ जाते हैं हम लोग। देखिए हमारे बॉडी में जो कफ होता है या तो वेट हो सकता है या ड्राई हो सकता है, ठीक है। कफ देखिए, एक है वेट और एक है ड्राई। वेट को प्रोडक्टिव कफ भी बोलेंगे और ड्राई को नॉन प्रोडक्टिव कफ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्टिव है, जिसमें कफ होगा और वीजिंग साउंड्स आएंगे, और हमारा जो सीना है, सीटी यानी वीजिंग मतलब सीटी वाले साउंड आएंगे, ठीक है। और साथ में चेस्ट टाइट होगा, सीना बलगम से भरा हुआ है तो इस वजह से बलगम, सीना क्या होगा, एकदम भरा हुआ सा महसूस होगा, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। ये प्रोडक्टिव में होगा। और सूखी खांसी में देखिए, ठीक है, बार बार खांसी होगी और गला, सब चीजें सूख जाएंगी, जबान भी सूख जाएंगी, ठीक है, और बलगम बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये इसकी इंडिकेशन है सिम्टम्स में, ड्राई कफ है या वेट कफ है, ये पेशेंट से हम जानकारी लेकर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस भी बताऊंगा मैं। देखिए ड्राई कफ में क्या होगा, नो बलगम, बलगम नहीं होगा। वेट कफ में क्या होगा, बलगम होगा, म्यूकस होगा। अब ड्राई कफ जो क्यों आ सकता है, कुछ धूल से, सिगरेट की भाप से, एलर्जी की वजह से। और वाइल वेट कफ क्यों होगा, कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से ये पैदा हो सकता है, ठीक है। अगर हम ड्राई कफ को ट्रीट नहीं करेंगे, आगे चल के यही क्या बनेंगी, वूपिंग कफ की शक्ल में बदल जाएगी, ठीक है। इन चीजों को याद रखना जरूरी है। और आइए हम कॉजेस की तरफ जाते हैं। ड्राई कफ की क्या कॉज हो सकते हैं, वेट कफ की क्या कॉजेस हो सकते हैं। ड्राई कफ में देखिए मोस्टली आस्थमा हो सकता है, पेशेंट को कोल्ड हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिसीज होगा, या फिर नींद बराबर ना होना, ये भी हो सकता है। या फिर हमारा जो बात करने का जो आला होता है, वोकल कॉर्ड, वहाँ का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जीज हो सकते हैं। अब तो इस लाइन में कोविड भी आ गया, कोविड में भी ड्राई कफ हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। वेट कफ भी कोल्ड में हो सकता है, फ्लू में हो सकता है, लंग इन्फेक्शन में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है लंग्स में, उसमें हो सकता है, गांठ, लंग्स में गांठ अगर आ गए तो गांठ में हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में हो सकता है, ब्रोंकाइटिस में होता है, ब्रोंकेक्टाइटिस में भी हो सकता है। तो ये पूरे कारण हैं किसके, वेट कफ के और ड्राई कफ के। और आगे चलते हैं। देखिए मैकेनिज्म मैंने बताया था आपको कि एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है फोर्सफुली और डायफ्राग्राम को बहुत तेजी से ढकलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे चेस्ट में जो मसल्स है, रिब्स में जो मसल्स है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली। तो ये जो प्रेशर होता है 100 mm ऑफ हेजी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेकिया है फैल जाता है, ये उसकी नॉर्मल रेंज है। जब वो 100 mm एजी का पावर लगाते तो फैल के यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये है मैकेनिज्म ऑफ कफ रिफ्लेक्स, यानी
और हमारे एब्डोमिनल मसल्स काम करते हैं इसमें, और रिब्स के मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, दो मसल्स भी हमें, और डायफ्राम में थ्री मसल्स इसमें वर्क करते हैं। ओके, ठीक है। सिम्टम्स देखिए, बाज़ लोगों को रनी नोज होता है, नाक से पानी बहता है, गला सूख जाता है, खराश होता है, आवाज़ सही नहीं होती, सांस लेने में दिक्कत होती है, और टेस्ट भी बदल सकता है पेशेंट का। देखिए, इसमें बहुत जांच की ज़रूरत होती है, खांसी क्यों है पेशेंट को, तो इसके लिए ऑस्कल्टेट करना ज़रूरी है कि लंग्स में प्रॉब्लम है, या पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम है। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी में ट्रैक में प्रॉब्लम है, लंग्स में कौन से लोब में प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें ऑस्कल्टेशन करना है स्टेथोस्कोप से। देखिए, ये ऑस्कल्टेशन के लोकेशंस है, यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मोस्टली होता है, या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये भी अपर अपर लोअर। ठीक है, अपर लोब, सॉरी सॉरी, ये लोब्स हैं, ये 3 लोब्स होते हैं, इधर इधर 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है ये अपर रेस्पिरेटर तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आके ट्रेकिया होता है, यहाँ से यार लंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपर को कवर करता है, पीछे में लोअर को कवर करते हैं। तो हमें पूरा ऑस्कल्टेट करना है, पेशेंट को सही तरीके से देखना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। मैं एक ऑस्कल्टेशन के लिए एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत बेहतरीन पॉइंट, जहाँ पर रखकर हमें पूरे लंग्स का साउंड आसानी के साथ सुने जा सकता है। वो है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। देखिए, ये है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, ये एरिया यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये एरिया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रेपेजियस मसल, ठीक है, और स्कैपुला होगा यहाँ पे, और लैटिसमस डोर्सा, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक इस तरह का शेप बनाएंगे, ट्रायंगल। यहाँ पे होगा ये लोकेशन। तो यहाँ पे अगर हम स्टेथोस्कोप रखेंगे तो हमें रेस्पिरेटरी साउंड्स बहुत अच्छी की तरीके से सुने आएंगे ऑस्कल्टेशन के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, इस गैप से हम लोग लंग्स तक पहुंच सकते हैं, लंग्स के साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी पेशेंट आपके पास आए तो उसको ऑस्कल्टेट ज़रूर करिए, खांसी होने पर या फिर लंग प्रॉब्लम बताने पर। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स को अच्छी हम लोग जांच सके। आइए अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ये देखिए होम रेमेडीज, मैं तो हमेशा बताता हूँ होम रेमेडीज। ठीक है, तुलसी का पत्ता ले सकते हैं आप, ये सब चीज़ों को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ये चीज़ों को भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 3 से 5 दिन के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिलता है नेचुरली, और इसके साथ साथ इसका इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है होम रेमेडीज में। ठीक है, होम रेमेडीज में पेशेंट भी अच्छा होता है, साथों साथ उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट। देखिए, P1 का इस्तेमाल कराएंगे अगर अपर रेस्पिरेटरी है, या फिर P2 का इस्तेमाल कराएंगे या लोअर रेस्पिरेटरी है, या ठीक है ट्रैकिया हो गया, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स वगैरह। P3 का चिल्ड्रंस और वुमेन्स में इस्तेमाल कराएंगे। D3 देंगे, पिल्स देंगे, और 15 to 20 पिल्स, ठीक है, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स। अगर बहुत पुरानी खांसी है, मैंने बताया था ड्राई कफ अगर आगे चल के वूपिंग कफ की शक्ल में लेता है, तो हम F1 को ऐड करेंगे, ताकि इसमें नर्व्स जो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाके ट्रिगर कराने वाले हैं, उनको भी हम क्या करेंगे, शांत कराएंगे। ठीक है, और साथों क्रॉनिक अगर होगा तो यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पर क्रॉनिक में नर्व्स भी इन्वॉल्व होंगे, आर्ट वेजल्स, ब्लड वेजल्स भी इन्वॉल्व होंगे, और सेल्स भी डैमेज होने की चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन लेंगे। पेशेंट को अगर ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो बीई भी ऐड करेंगे A1 के साथ, S1 और C2 के साथ। ये बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन में दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेंट है, बलगमी खांसी है, तो मैंने बताया अगर अपर है तो P1 ऐड करेंगे, थोड़ा लोअर में आएंगे तो P2 ऐड करेंगे,
बच्चों और चिल्ड्रंस में, लेडीज और चिल्ड्रंस में P3 ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है तो यहाँ पर P4 भी ऐड कर सकते हैं ओल्ड एज। साथ में S2 और RE या YE करेंगे अप्लाई, या फिर दोनों भी अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो A3 का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट कफ के लिए, और बाकी का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेगा पेशेंट के। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।